भोजराज, आज फिर पधार गए सिंहासन पर विराजमान होने के लिए? नहीं नहीं पृथ्वीपति, माना कि आप बड़े राजा हैं, पर उतने बड़े नहीं, उतने महान नहीं जितने वीर विक्रमादित्य थे, जिनका ये सिंहासन है। इस पर बैठने से पहले थोड़ा सोचिए भोजराज, कहाँ विक्रमादित्य और कहाँ आप। सुनिए, मैं आपको वीर विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाती हूँ। एक दिन की बात है, महाराज अपने दरबार में इसी सिंहासन विराजमान थे। मंत्री जी। जी महाराज। पिछले साल हमने उज्जैनी से बाहर के क्षेत्रों में न्यायाधीश नियुक्त कर भेजे थे। हाँ स्वामी। उनका काम कैसे चल रहा है? हमारे प्रजा को वो सही न्याय दे पा रहे हैं या नहीं? जी अच्छा चल रहा है महाराज। ये बात आपकी साधार है क्या? उन न्यायाधीशों के विरुद्ध कहीं से किसी प्रकार का विरोध या असंतोष की सूचना तो नहीं आई महाराज। यदि प्रजा सहनशील हो तो हम मान लें कि वो सुखी। नहीं महाराज, मेरा ये तात्पर्य नहीं था। आप सभी क्षेत्रों से पिछले दिनों दिए गए न्याय की सूचनाओं को मंगाइए। अपराध क्या था, आरोप क्या था, साक्षी क्या कह रहे थे, अपराधी ने अपने बचाव में क्या कहा, न्याय क्या दिया गया और न्यायाधीश उस निर्णय पर कैसे पहुंचे। जैसे आपकी आज्ञा महाराज। राजा होने के नाते हमारा धर्म कि हम इस बात पर ध्यान दें कि हमारी प्रजा पर न्याय का शासन है। आप परम न्यायी हैं महाराज, आप ही ये बात कर सकते हैं। महाराज, कहो। एक ब्राह्मण और एक भाट आपके दर्शन करना चाहते हैं। क्यों? वो दोनों किसी विवाद में उलझे हुए और कहते हैं कि हमारे विवाद का निपटारा केवल सम्राट ही कर सकते हैं। बुलाओ। जैसी आज्ञा। आइए, आप हैं ब्राह्मण देवता और आप हैं भाट। जी महाराज। आप दोनों विवाद में कैसे उलझ गए? आप ठहरे भाट, चारण, प्रशस्ति गाने वाले, जो भी सुंदर और श्रेष्ठ दिखा उसके गुण गाने लगे। और आप हैं ब्राह्मण, ज्ञाता, ग्रंथ पढ़ने वाले, वास्तविकता समझने वाले। आप दोनों में परस्पर मतभेद किस विषय में हो सकता है? महाराज, कुछ ऐसा ही विवाद है जो सुलझ ही नहीं रहा है। फिर हमने सोचा अब महाराज ही हमारी गुत्थी सुलझाएंगे। सुने तो, ऐसी क्या बात है? विवाद तो साधारण सा है महाराज, पर दोनों के समर्थन में इतने अधिक उदाहरण है कि किसे सच माने। मेरे ब्राह्मण मित्र कहते हैं मनुष्य का भाग्य सबसे बड़ा होता है, जिसका भाग्य बड़ा होता है उसे ही सब कुछ प्राप्त होता है। मेरा यह निवेदन श्रीमान कि कर्म बड़ा है, जो कर्म नहीं करता उसे कोई प्राप्ति नहीं होती। यह तो शाश्वत प्रश्न है, बना है बना ही रहेगा, इसमें मैं क्या उत्तर दूंगा? फिर भी मैं इस पर सोचूंगा, विचार करूंगा और फिर आपको कहूंगा। आप जो भी कहेंगे महाराज, वह हमें मान्य होगा। आप भाग्यशाली भी है और जो भी आपने प्राप्त किया है अपने कर्म से, परिश्रम से ही प्राप्त किया है। आप दोनों कहाँ के रहने वाले हैं? हम पाशी के ग्राम से आए हैं महाराज। जब तक मैं आप दोनों के प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, आप यहीं ठहरिए। मंत्री जी। जी महाराज। इन दोनों मित्रों के एक साथ ठहरने की व्यवस्था कीजिए। जो आज्ञा महाराज।
कल सुन लेना, महाराज भाग्य के समर्थन में बोलेंगे। अरे ऊंचा भाग्य लिखा कर न लाते तो इतना बड़ा राज्य मिलता विक्रमादित्य को। सम्राट विक्रम ने यह राज, यह कीर्ति अपने बाहुबल से प्राप्त की है। किसी ने वरदान नहीं दिया था उन्हें। ये लीजिए, महाराज ने आपके लिए भोजन बनाने की पूरी सामग्री भेजी है। जलाने के लिए ईंधन भी बाहर रखा है। आप अपना भोजन खुद ही बना लीजिए। ये थाली आपकी है और ये थाली आपकी है। वाह, अब ठीक है। मेरी थाली में कद्दू और तुम्हारी थाली में दाल, ऐसा क्यों? महाराज ने सोचा होगा मैं चारण हूँ, भाजी खाना मुझे दाल खाने से अच्छा लगेगा। और मैं ठहरा ब्राह्मण, जन्म से दाल खाने वाला, इसलिए मेरे लिए दाल भेज दी। जो भी हो, चलो भोजन बनाने की तैयारी करें, भूख लग रही है। मुझे ये कद्दू क्यों भेजा? उसे दाल, मुझे कद्दू, इसमें कोई चक्कर तो नहीं? ऐसा करते हैं ब्राह्मण देवता, आप ये कद्दू ले लीजिए, मुझे दाल दे दीजिए। मैं दाल बना लेता हूँ, आप कद्दू बना लीजिए। जैसी आपकी मर्जी। हम तो जो मिल जाए खा लेते हैं। महाराज, आप? ऐसी देखने आ गया था, आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? अरे ये कद्दू आपके पास? ये तो मैंने इनके लिए भेजा था। इसने मुझे दे दिया, कहा मैं दाल खा लेता हूँ, आप कद्दू खा लो। आपने ऐसा क्यों किया चारण जी? पता नहीं, सोचा मेरी थाली में कद्दू, इनकी थाली में दाल, क्यों नहीं? मिल गया आपके प्रश्न का उत्तर। ब्राह्मण देवता, काटिए इस कद्दू को। हीरे, मोती, पन्ने। देखा चारण जी, भाग्य से जो आपको मिल रहा था, संदेह में आपने उसे गवा दिया। और जिसने इस विषय पे सोचा भी नहीं था, इन ब्राह्मण देवता को वो मिल गया। इसलिए मेरी मानिए, भाग्य के बारे में सोचिए मत। जो होना होगा सो होगा, जो नहीं होना होगा नहीं होगा। एक मनुष्य के नाते आप अपने कर्म, परिश्रम और अपने कर्तव्यों को पूरा करने की सोचिए। यदि कर्म और भाग्य के उलझन में फंसे रहेंगे तो सारा जीवन कुछ न कर सकेंगे और संदेह में सब कुछ गवा देंगे। समझ गए महाराज, हमारी शंका का समाधान हो गया। अब भोजन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। आप हमारे अतिथि हैं, हमारे साथ भोजन कीजिए। आइए। प्रणाम महाराज। कहो। दूर गांव से आई एक वृद्ध महिला आपसे मिलना चाहती है। क्या बात है? बहुत दुखी है, केवल आपसे ही बात करना चाहती है। बुलाओ। कहो मां, क्या कष्ट है? क्या बताऊं महाराज, मेरे दोनों पुत्र हत्या के अपराध में पकड़े गए। उन्हें प्राण दंड दिया जा रहा है, उन्हें सूली पे चढ़ाया जा रहा है महाराज। यदि तुम्हारे पुत्रों ने हत्या की है तो उन्हें अपराध का दंड तो दिया जाएगा। उसमें मैं क्या कर सकता हूं? वे हत्यारे नहीं है, उन्होंने हत्या नहीं की। ये तो मां की भावना है। प्रमाण क्या कहता है? प्रमाण मेरे बेटों के विरुद्ध है महाराज। उन्होंने हत्या न की होगी, इसका कोई प्रमाण नहीं। फिर? पर मेरा मन कह रहा है वो निरपराध है। वे हत्या कर ही नहीं सकते, वे हत्या की कल्पना तक नहीं कर सकते। यदि उन्हें प्राण दंड दिया गया तो घोर अन्याय होगा महाराज। तुम्हारे राज में घोर अन्याय। निरपराधी मारे जाएं और तू देखता रहे इतना सामर्थ होकर। न्याय हो चुका? तेरे दोनों बेटे अपराधी सिद्ध हो गए? कल उनका निर्णय होगा। कल न्यायाधीश बैठकर मेरे बेटों के अपराध पर विचार करेंगे। तू जा मां। यदि तेरे बेटों ने हत्या नहीं की है, उन्हें दंड नहीं मिलेगा, निश्चित रहे।
तेरा ही भरोसा रह गया बेटा। हमें तुरंत जाना पड़ेगा। यदि इस बुढ़िया के दोनों बेटे सचमुच निर्दोष हैं, तो उनके साथ किए गए अन्याय का भागीदार मुझे भी होना पड़ेगा। राजा तो मैं हूं ना, मेरे राज्य में कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। आप धन्य है महाराज, आप महान है। आप कर्म से भाग्य को बदल सकते हैं, दुर्भाग्य को श्रम से बदल सकते हैं। हत्या के अपराध में 2 युवक यहाँ बंदी हैं, जिनका कल न्याय होगा। हाँ, मुझे उनसे मिलना है। बंदियों से मिलने की आज्ञा नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? जी ब्रह्मदत्त। और तुम्हारा? यज्ञदत्त। क्या तुम दोनों ने मिलकर हत्या की है? हमने नहीं की हत्या, झूठा आरोप है हम पर। हाँ। मुझे इस घटना के बारे में बताओ, ये सब हुआ कहाँ? जंगल में। तुम दोनों वहां क्या करने गए थे? हमारी बात पर कौन विश्वास करेगा, पर यह सच है महाराज। हम प्रतिदिन जंगल में चिड़िया देखने, उसका स्वर सुनने और चिड़िया की बोली का अध्ययन करने जाते हैं। चिड़िया की बोली का अध्ययन? जी, हमारा विश्वास है कि पंछी जो बोलते हैं उसका स्वर समझा जा सकता है। उस दिन हम ऐसे ही करते वन में भटक रहे थे। सुन यज्ञदत्त, वो चिड़िया क्या कह रही है? उसका संगी कहीं भटक गया है ब्रह्मदत्त। कहाँ हो? कहाँ हो? कहकर चिल्ला रही है। पर यज्ञदत्त, इसके स्वर में उदासी का भाव नहीं है। क्योंकि वो जानती है उसका संगी यहीं कहीं आसपास है। हाँ, पर एक कारण और लगता है। कारण और? वो क्या? देखो यज्ञदत्त, उस वृक्ष पर फल भी लगे हैं, है ना? हाँ। शायद वो चिड़िया अपने मित्र को वहां आकर फल खाने की सूचना दे रही हो सकता है। ब्रह्मदत्त, इसकी ध्वनि लिख लो, फिर देखेंगे ये सूखी वृक्ष पर बैठकर क्या कहती है। अरे, इसकी ध्वनि मुझे याद हो गई। सुन। ये क्या हुआ? वो चिड़िया इतनी जोर जोर से चिल्ला क्यों रही है? लगता है कोई बात है। चलो चले, चलो। ये चिड़िया यज्ञदत्त। ब्रह्मदत्त, ये आदमी पड़ा हुआ है। ये जीवित है या मर गया? देखो। अरे ये क्या? तुम लोगों ने मार डाला? मेरे साथी को मार डाला? तुम लोगों ने मेरे साथी को मार डाला। कि हम उसे सच्चाई समझाएं। उसने हमें मारा, पीटा और हम पर हत्या का आरोप लगाता हमें ले गया, और उसने हमें राजा के सैनिकों को सौंप दिया। तो तुम्हारा कहना है कि वो चिड़िया ने तुम्हें बुलाया और कहा देखो यहाँ लाश पड़ी है? हाँ, पर हम जानते हैं कि हमारी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। अब मरने के अतिरिक्त और कोई राह शेष नहीं। ठीक है, कल न्यायालय में मिलेंगे। ये हमारा सौभाग्य है, हमारे नगर का सौभाग्य है कि आज परम न्यायी सम्राट विक्रमादित्य आज यहाँ पधारे। मैं आप सब लोगों की तरफ से इनका अभिनंदन करता हूँ। सम्राट विक्रमादित्य की जय। मैं न्यायाधीश हूँ। जब न्यायाधीशों के न्यायाधीश यहाँ हमारे बीच उपस्थित हों तो ये स्वाभाविक है
कि आज का न्याय वो करेंगे। अपराधियों को सम्राट के सामने उपस्थित किया जाए। महाराज, ये दोनों युवक हत्या के अपराधी हैं। एक समृद्ध नागरिक के धन के लालच में इन दोनों ने उसकी जंगल में हत्या कर दी और इस वीर पुरुष ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। मैं इस पूरी कहानी को जानता हूं। अपराधियों का अपनी सफाई में यह कहना है कि ये जंगल में चिड़ियों की आवाजें सुनने के लिए गए और वहीं इन्होंने मृतक को देखा। मैं ये बात भी इन दोनों से सुन चुका हूं। एक न्यायाधीश के नाते मैं इनके तर्क को हास्यास्पद मानता हूं। इसमें संदेह नहीं कि ये दोनों हत्यारे हैं। धन के लालच में यह हत्या की गई। मैं इन दोनों युवकों की सफाई भी सुन चुका हूं। तुम दोनों चिड़िया की बोली समझते हो? हम समझने का प्रयत्न करते हैं महाराज। अच्छा, तो ये बताओ, इस पेड़ पे जो चिड़िया लगातार चै चै कर रही है वो क्या कह रही है? महाराज, उस चिड़िया के 4 अंडे किसने चुरा लिए हैं? वो व्यक्ति इस समय यही है। चिड़िया उसे कोस रही है, क्रोधित है उस पर। तुम ठीक कह रहे हो। ये चिड़िया भी ठीक कह रही। कल रात तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने उसके घोंसले से ये अंडे चुराए थे। इसके बाद तो ये दोनों युवकों की योग्यता में संदेह नहीं रहता। ये हत्या के उद्देश्य से जंगल में नहीं गए। हाँ महाराज, पर प्रश्न ये उठता है, यदि इन्होंने हत्या नहीं की तो फिर ये हत्या किसने की? वो भी पता चल जाएगा। पहले निर्दोषों को छोड़ दो। मेरे बच्चे। उस दिन तुम जंगल में क्या करने गए थे? मैं वहां ऐसे ही गया था महाराज। आओ चलो, आज हम सब फिर वहीं चलते हैं। लाश उस पेड़ के नीचे थी जहां हमारा प्रहरी निहत्था बैठा है। ये लो तलवारें, नंगी तलवारें, और उसकी ओर जाओ जैसे कि उस पर आक्रमण कर रहे हो। जाकर जल्दी लौट आओ, जाओ। अब तुम जाओ, ये खुली तलवार ले उस प्रहरी की तरफ जाओ। हत्या तुमने की है ना? मैंने हत्या की थी महाराज। ठहरिए राजा भोज, जरा रुकिए। कहां जा रहे हैं? न्यायी में परम न्यायी, वीरों में परम वीर, महाराज विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने? नहीं राजा भोज, तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हो। ऐसा कौन सा गुण है तुम में जो तुम्हें 32 पुतलियों वाले सिंहासन पर बैठने के योग्य बनाता है? है कोई ऐसा गुण? रुको, मैं तुम्हें महाराज विक्रमादित्य की कहानी सुनाती हूँ। एक दिन की बात है, महाराज अपने दरबार में इसी सिंहासन पे विराजमान थे। कार्तिक पूर्णिमा के दिन शिप्रा स्नान के लिए आने वाले यात्रियों के स्वागत की पूरी व्यवस्था हो चुकी है? जी अन्नदाता, यात्रियों को ठहरने के लिए मंडप बांधे गए। कुछ दूरी पर पीने की जल की व्यवस्था की है और आपकी आज्ञा अनुसार निर्धन यात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था भी की है। शिप्रा के तट पर हमने 2 नए घाट निर्माण करने को कहा था।
कार्तिक पूनम के यात्री उनका उपयोग कर सकेंगे? हाँ श्रीमान, दोनों घाट बन गए हैं। आप चाहें तो उनका निरीक्षण कर सकते हैं महाराज। हम आज संध्या विनायक घाट जाएंगे और अवंती का आने वाले तीर्थयात्रियों के स्वागत की राजा का धर्म है। महाराज, 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 नगर में विचित्र घटना हो गई महाराज। घबराओ मत, शांत रहो। क्या हो गया? महाराज, नगर के प्रवेश द्वार के पास सड़क के बीच एक दीवार खड़ी हो गई है। आना जाना बंद हो गया है, वाहन खड़े हैं। सड़क के बीच दीवार? ऐसी बात तो सोची भी नहीं जा सकती। ये हुआ कैसे? और तुमने वो दीवार तोड़ क्यों नहीं दी? दीवार पत्थर की चट्टान से अधिक कड़ी है, पूरा प्रयत्न करने पर भी नहीं तोड़ी जा सकती। उसे तोड़ना मनुष्य के बस की बात नहीं। महाराज को पूरी कथा आराम से बताओ, ये हुआ कैसे? देवी द्वार के समीप नगर सेठ अमीचंद का महल है। पिछले कुछ माह से एक देवी जी अपनी कुछ सहेलियों और सेविकाओं के साथ उस महल को खरीद कर रहने लगी है। आप तो जानते हैं महाराज, परंपरा से कार्तिक पूर्णिमा के यात्री उस महल के आंगन औसारों पर ठहरते रहे हैं। आज सुबह 2 नगर सेवक महल में आई उन नई देवी जी से निवेदन करने गए कि 2 दिन के लिए आंगन औसारे खाली कर दे, जिससे थके हुए यात्री विश्राम कर सके। इस पर वो बहुत बिगड़ी और कहने लगी, जहां पर कोई यात्री नहीं ठहरेगा। उस पर नगर सेवक ने कहा, सामने के मार्ग से सैकड़ों यात्री निकलेंगे, दुकानें खुलेंगी, सो आपकी शांति तो भंग होगी ही। जब सुनते ही देवी जी आवेश में अपने महल से बाहर निकली। एक राजदंड जैसा शस्त्र उसके हाथ में था। उससे मार्ग पर एक रेखा उन्होंने खींची और एकाएक वज्र की तरह ठोस दीवार वहां खड़ी हो गई। पूरा जोर लगा दिया महाराज, पर वो दीवार न टूटना थी तो नहीं टूटी। अवश्य उस स्त्री में कोई देवी शक्ति है, पर शक्ति में मदांध होना और व्यर्थ के अभिमान में समाज को कष्ट देना अधर्म है। ठीक है, हम उन देवी जी से स्वयं जाके मिलेंगे। अब आएगा राजा विक्रम मेरे चरणों में। यह आवश्यक नहीं कि वही आए। वह चाहे तो अपने कर्मचारियों को भेज तुझे पकड़वा कर अपने दरबार में बुला सकता है। आखिर वो इस नगर का राजा है। इतना साहस नहीं होगा उसमें। देखा ना तुमने, चारों ओर त्राहिमाम मचा हुआ है, नगर का मुख्य मार्ग बंद है। अब तो उसे मेरी शरण में आना ही पड़ेगा। अच्छा, मानो राजा विक्रम आ गया, तब क्या करेगी? अपना दास बनाकर रखूंगी और इस नगर का राजा मेरा आज्ञाकारी सेवक होगा। और वो तेरे रूप सौंदर्य से मोहित न हुआ तो? अरे, मैं उसे चौपड़ के खेल में हराऊंगी। जीत जा और ये शक्ति दंड ले जा और नगर के मार्ग पर बनी दीवार को तोड़ दे। हारेगा तो तुझे मेरा दास बनकर रहना पड़ेगा। तू जानती है, चौपड़ के खेल में इस संसार में तो क्या, पूरे ब्रह्मांड में मुझे कोई नहीं हरा सकता। पर विक्रमादित्य तुझसे चौपड़ खेल समय नष्ट क्यों करेगा? वह आगे बढ़ बलपूर्वक तुझसे शक्तिदंड छीन न लेगा। मर गई। यदि ऐसा हुआ तो मैं तो बड़े कष्ट में फंस जाऊंगी। ऐसा कर, तू ये शक्ति अपने पास रख ले। नहीं नहीं, मैं इसे कहाँ संभालूंगी? तू जानती है, कल रात मेरा प्रेमी मुझे लेने आएगा। मैं उसके साथ चली जाऊंगी, फिर पता नहीं तुझसे मिल भी पाऊं या नहीं। वह बड़ा व्यापारी है। विवाह के बाद मुझे उसके महल में जीवन बिताना होगा। तो अच्छा है ना, राजा विक्रम तुझे पागलों की तरह ढूंढता रहेगा। मजा आएगा। तू भी विचित्र है, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है। अरे कोई है या नहीं? इतना बड़ा महल और कोई द्वारपाल नहीं? हमें विक्रमादित्य कोई दास दासी स्वामी है या नहीं? अरे सुनो तो। स्वामिनी महाराजा विक्रमादित्य पधारे हैं। तो इसमें डरने की क्या बात है? जाओ और उन्हें यहाँ लेकर आओ। ये ले शक्ति दंड और तुरंत यहाँ से चली जा। विवाह के बाद मुझे पत्र लिखना, मैं तुझसे मिलने आऊंगी और तब ये शक्ति दंड तुझसे ले लूंगी।
प्रणाम देवी। आइए राजा विक्रम। आज प्रातः मेरे 2 नगर सेवकों ने आपके साथ धृष्टतापूर्वक व्यवहार किया और असभ्य भाषा में बात की। उसके लिए मैं इस नगरी का राजा आपसे क्षमा चाहता हूँ। आप तो बड़े सौम्य और मधुर भाषी हैं। मैं तो समझती थी आप क्रोध में गरजते बरसते आएंगे। आप जैसी सुंदरी के सामने दुस्साहस मैं कैसे कर सकता हूँ? अपना क्रोध शांत कीजिए और राजमार्ग पर बनी दीवार को हटा दीजिए। ये मेरी प्रार्थना है। इतने बड़े राजा विक्रमादित्य, चतुर, वीर, बलशाली, न जाने क्या क्या प्रशंसा सुनी थी हमने, और आप मार्ग में बनी एक दीवार को नहीं हटा सकते? दीवार क्या? यदि आप अपने हाथों से पानी की लकीर भी खींच देती तो क्या मैं उसे हटा पाता? बातें करने में आप बड़े चतुर हैं। उस वज्र सी कठोर दीवार को हटाने के लिए मुझे बड़ा परिश्रम करना होगा। इतना समय नहीं। परसों कार्तिकी पूर्णिमा है। दूर दूर से हजारों यात्री शिप्रा स्नान के लिए मेरी उज्जैनी में आएंगे। यदि दीवार के कारण वे नगर में प्रवेश न कर सके तो मुझे कोसेंगे। मेरा बड़ा अपयश होगा। तो ठीक है राजा, अब मेरी भी सुन लो। मुझे है चौपड़ खेलने का शौक। खेलो मेरे साथ। यदि जीत गया तो हट गई वो दीवार। तू जो कहेगा मुझे स्वीकार होगा। और यदि हार गया तो मैं जो कहूंगी वो तू मानेगा। मुझे सब स्वीकार। मैं चौपड़ खेल लूंगा, पर पहले वो दीवार तो हटा दीजिए। नहीं विक्रमादित्य, नहीं। ये मेरी शर्त है। पहले चौपड़ होगी, सारी बातें बाद में। ठीक है, पहले चौपड़। तो फिर सामने आओ, हो जाए। आज तक यहीं इसी समय मैं हूं। जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं प्रतीक्षा करूंगी। महाराज, आज रात्रि अनेक व्यापारी नगर के बाहर रुके हुए हैं। दीवार के कारण वे अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। उनकी रक्षा के लिए कुछ सैनिक भेजिए और देखिए कि किसी को कोई कष्ट न हो। इस समस्या का क्या हल होगा महाराज? उसकी चिंता मुझे भी है। आप जाइए और विश्राम कीजिए, समस्या का हल हो जाएगा। प्रजा को आप पर पूरा विश्वास है महाराज। वेताल, 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 तुम जहां भी हो तुरंत मेरे पास आओ। मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। तुरंत मेरे पास आओ वेताल। मैं आ गया विक्रम। विक्रम याद करे और बेताल ना आए, ऐसा कभी हो सकता है? बोलो क्या काम है? चौपड़ खेलना आता? तुमने मुझे चौपड़ खेलने के लिए बुलाया है क्या? कल मुझे एक स्त्री से चौपड़ खेलना है। स्त्री यदि बहुत सुंदर हुई तो तुम निश्चित हार जाओगे। मुझे भी वही डर है। मैं उसका सौंदर्य देखता रहूंगा और वो पासा पलट देगी। तो ठीक है, सुंदर स्त्री से हारना भी बड़े सुख की बात है। मुझे तो सुख मिल जाएगा, पर मेरी प्रजा दुखी हो जाएगी। तो बोलो क्या करें? कहो। आज रात उस स्त्री की चौपड़ ही चुरा लाऊं तो कल खेल ही ना हो सके। नहीं, मुझे ये बताओ
कि समस्त संसार में चौपड़ का सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन है? चौपड़ का सबसे अच्छा खिलाड़ी देवराज इंद्र है। देवराज इंद्र? तो चलो, मुझे तुरंत इंद्रलोक ले चलो। आज मैं देवताओं के राजा इंद्र को मेरा गुरु बनाऊंगा और उनसे चौपड़ के दांव पे सीखूंगा। तो चल, बैठ मेरे कंधे पे, मैं तुझे इंद्रलोक ले चलता हूं। तूने मुझे बहुत उठाया है, आज मैं तुझे उठाऊंगा। आप कौन हैं? आप किस काम से आए हैं? मैं हूं पृथ्वीलोक का सम्राट विक्रमादित्य। मैं यहाँ देवराज इंद्र से मिलने आया हूँ। आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। देवराज इस समय चौपड़ खेलने में मगन है। गोटी गई। क्या हुआ? ये तो वही है जिसने मुझे चौपड़ खेलने की चुनौती दी है। कहां पृथ्वी की एक स्त्री और कहां स्वर्ग की ये अप्सरा? पहचानने में भूल तो नहीं कर रहा है? बिल्कुल नहीं। महाराज अब फिर हार गए। तुमने मुझे फिर हरा दिया। पता नहीं तुम्हारे हाथों में क्या जादू है। पासा तुम जैसा चाहते हो वैसा गिरता है। वाह, मुझे याद नहीं आता मैं कभी तुमसे जीता हूं। आपने मुझे वचन दिया था कि यदि मैं आज हार गया तो तुम्हें। हाँ 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 हाँ, ले लो पायल और मेरी ओर से कंकन भी ले लो। आज के खेल की स्मृति में मैं इन दोनों को संभाल के रखूंगी महाराज। जो देवराज इंद्र को पराजित कर सकती है उससे मैं क्या विजय पा सकूंगा? तो आप क्या करोगे राजा? तुम अदृश्य रूप में जाओ और जो देवराज इंद्र ने कंगन और पायल भेंट किए हैं मुझे लाकर दो। ये तो मेरे लिए चुटकी का काम है। अब कंकन और पायल मेरे हाथ में आ गए हैं। तो क्या तुम्हें उज्जैनी नगरी इतनी सुंदर लगी कि इंद्रलोक छोड़ वही बसने की सोच ली? नहीं देवराज, मैं तो वहां कुछ दिनों के लिए मनोरंजन करूंगी, फिर जल्दी ही वापस लौट आऊंगी। बड़ी जल्दी वहां का राजा विक्रमादित्य मेरी मुट्ठी में आने वाला है। तुम व्यर्थ की उड़ान भर रही हो। विक्रम बहुत चतुर है, महान राजा है। वो अप्सराओं के वश में आने वाला नहीं है। देखिएगा आप। एक बात ध्यान रहे, देवलोक का कोई वासी पृथ्वी पर जाए तो उसे वहां प्रसन्नता बिखेरनी चाहिए। यदि मुझे पता लगा कि तुम्हारे कारण किसी मनुष्य को कष्ट हुआ तो मैं तुम्हें कड़ा दंड दूंगा। नहीं देवराज, ऐसा नहीं होगा। चलो लौट चले। स्वामिनी, महाराजा विक्रमादित्य आ रहे हैं। तो आने दो ना। हम उपस्थित हैं चौपड़ खेलने के लिए। आइए, मैं भी तैयार हूँ, बैठिए ना।
कल रात मुझे एक विचित्र सपना आया। अच्छा, तो आप सपना देखने का समय भी निकाल लेते हैं? मैंने देखा कि आप स्वर्ग में देवराज इंद्र के साथ चौपड़ खेल रही हैं। क्या? और मैंने देखा कि चौपड़ में आपने देवराज इंद्र को हरा दिया। ऐसा सपना तो मुझे आना चाहिए था। आपको क्यों आया? सपने छोड़िए और यथार्थ में आइए, खेलिए। हारने पर देवराज इंद्र ने आपको पायल और सुंदर कंकन भेंट किए। आपको सपने बड़े सुंदर आते हैं। ये कंकन जो आपने लिए वो भी सुंदर है, और ये पायल, आप इंद्रलोक की अप्सरा हैं। अपनी देवप्रदत्त शक्तियों का दुरुपयोग कर हम पृथ्वीवासियों को कष्ट देते हुए आपको लज्जा नहीं है? मैं विक्रमादित्य सबका न्याय करता हूं, पर आप देवलोक की, आपका न्याय राजा इंद्र करें। मैं आज ही उनके दरबार में उपस्थित हो पूरी घटना सुनाऊंगा, किस तरह आपने शक्ति दंड का दुरुपयोग कर मेरी सारी प्रजा को कष्ट दिया है। नहीं नहीं, आप ऐसा न कीजिए। देवराज इंद्र से कुछ न कहिए। आपका न्याय करने का अधिकार इंद्र का है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपसे क्षमा चाहती हूँ। कहाँ है वो शक्ति दंड जिससे रेखा खींच आपने राजमार्ग पर दीवार खड़ी की? वो मेरी सहेली के पास है। कहाँ रहती है आपकी सहेली? क्या नाम है उसका? बताती हूँ, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। तुम आ गए? हाँ, मैंने कहा था ना जरूर आऊंगा। तुम तैयार हो? बिल्कुल तैयार हूँ। लाओ ये सामान मुझे दे दो। तुम ये लेकर चलो, मैं अभी आई। चोरी करता है, सामान अंदर से चुरा के लाया। नहीं नहीं, आप मुझे गलत मत समझिए। मैं अपनी प्रेमिका के साथ जा रहा हूँ, उससे विवाह करना चाहता हूँ। अरे, तुम्हारी ये ऐसी दशा किसने की? वो लंपट मुझे मार मेरी प्रेमिका को भगा ले गया। हाय हाय हाय, ऐसा तो कदापि उचित नहीं। प्रेमिका किसी की और ऊंट किसी और का। आओ बैठो मेरे इस बहादुर घोड़े पर, हम अभी उसे पकड़ते हैं। आहा, अब पीछे मुड़ के देखना नहीं। जय महाकाल। तुम दोनों का ब्याह धूमधाम से हो। ये लीजिए आपकी वस्तु आपके पास। नहीं महाराजा विक्रम, इसे मेरी तरफ से भेंट समझकर स्वीकार करो। अब ये तुम्हारे पास रहेगी
और हाँ, अब मैं इंद्रलोक वापस लौटूंगी। अरे, मेरे साथ चौपड़ नहीं खेलोगी? तो ऐसे थे महाराज विक्रमादित्य, चतुर, वीर, साहसी, अपनी प्रजा का हर छोटा बड़ा कष्ट दूर करने के लिए बड़ी से बड़ी प्राणों की बाजी खेल जाने वाले। तू उनके सिंहासन पर बैठने का साहस कर रहा है? याद कर, तूने जीवन में अपनी प्रजा के लिए कभी कोई साहसिक कार्य किया है? यदि नहीं किया तो इस पर बैठने के तू योग्य नहीं। इसकी हर पुतली का